गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम एमएसटी टारगेट एचएसएससी। तो कल हमने हिस्ट्री का गुलाम वंश कर लिया था और हम कल का थोड़ा सा रिव्यू देख लेते कि हमने क्या किया था और आज हम आगे करते हैं। कल जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैमूर्स, जो 3 साल की उम्र में शासक बना था। जलालुद्दीन खिलजी ने कैमूर्स की हत्या कर दी 1290 में और इसने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला और जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो 1290 से 96 तक था। खिलजी वंश सबसे छोटा वंश था, ये 30 साल तक ही चला था। इसके संस्थापक जलाल खिलजी थे, जिन्होंने अपना नाम बदलकर जलालुद्दीन खिलजी रखा और ये एक उदार व्यक्ति था, वृद्ध था। इनकी बेटी थी एक मलिकाए जहां, भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ था। तो 1290 में कड़ा में विद्रोह हो जाता है और कड़ा एमपी में पड़ता है। कड़ा का गवर्नर मलिक छज्जू था और जलालुद्दीन खिलजी घोषणा कर देता है कि जो भी कड़ा का विद्रोह का दमन करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी 1290 से 92 तक कड़ा का विद्रोह का दमन कर देते हैं और जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का गवर्नर बना देते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि आपने तो कहा था जो कड़ा का विद्रोह का दमन करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी से मांग की कि अपनी बेटी यानी मलिकाए जहां की शादी उससे कर दे। आगे अलाउद्दीन खिलजी अब जलालुद्दीन खिलजी का दामाद बन गया है। देखिए, ये जो गुजरात में है, महाराष्ट्र में देवगिरी पहाड़ी पड़ती है। तो जितना भी शासनकाल, जितने भी आक्रमण हुए उत्तरी भारत में हुए थे। दक्षिणी भारत में कोई हमला नहीं हुआ था क्योंकि तीन दिशाओं में पानी हो गया और यहाँ पर देवगिरी पर्वत हो गया। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि वहाँ पर धन संपत्ति ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर तो कोई लूटपाट हुई नहीं है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को बिना बताए देवगिरी पर आक्रमण कर देता है, दक्षिण भारत पर आक्रमण कर देता है। और देवगिरी का जो गवर्नर था वो रामचंद्र देव था। ये जो आक्रमण है, ये जो हमला है 1294 में हुआ था। दक्षिण भारत में ये क्वेश्चन आ जाता है कि देखिए दक्षिण भारत में किसके समय में हमला हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के समय में हमला हुआ था। 1296 में जलालुद्दीन ने कड़ा पर हमला कर दिया था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बिना बताए या बिना इजाज़त लिए ही दक्षिण भारत पर हमला कर दिया था। तो इससे जलालुद्दीन खिलजी क्रोधित हो गए और उन्होंने कड़ा पर विद्रोह कर दिया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे, 1296 से 1316 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी को यानी एके को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। इसे सिकंदर ए सनी की उपाधि दी थी मलिक काफूर ने। इसने कार्य करवाए थे, स्थायी सेना करवाई इसने, दाग प्रथा त्याग दी, हुलिया प्रथा शुरू करवाई, बाजार नियंत्रण कर लिए। इसने 2 कर शुरू कर दिया यानी टैक्स लगाए थे, चराई और गड्डी। चराई जो है पशुओं पर लगने वाला कर था और गड्डी घर पर लगने वाला कर था। अलाई दरवाज़ा बनवाया इसने, हो से खास बनवाई इसने। मंगोलों के खिलाफ लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने भी अपनाई थी। अब आके देखिए, दिल्ली पर शासक था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था नुसरत खां और चित्तौड़ पर शासक था राघव रतन सिंह का और राघव रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी। और राघव रतन सिंह के गुरु थे राघव चेतन, ये एक बुजुर्ग थे। चित्तौड़ जो है वो दुर्ग पर पड़ता था, यानी टीले के ऊपर बना हुआ था ये, तो ये चारों तरफ से सुरक्षित था। और गुजरात का जो राजा था कर्ण, और कर्ण की पत्नी थी कमला। और देवगिरी पर शासक था रामचंद्र का। तेलंगाना में शासक था रुद्र प्रताप का। अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान चलाए, 1297 से 99 तक गुजरात अभियान चलाया इसने। नुसरत खान को भेजा, इसे कमला को उठा लाया और इसने एक गुलाम खरीदा रास्ते में, मलिक काफूर।
इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारों में खरीदा गया, इसी कारण इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1303 में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ में राघव रतन सिंह था, उसकी पत्नी जो पद्मिनी थी वो बहुत सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि अगर उसे कोई देख लेता था ना तो उसे मरवा दिया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये बात राघव रतन सिंह के जो गुरु थे राघव चेतन, उन्होंने बता दी। तो नारी का सवाल था, तो यहाँ पर युद्ध करने के लिए, हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर और राघव चेतन ये तीनों आए सेना को लेकर। लेकिन चित्तौड़ दुर्ग पर पड़ता है, इस कारण इन्होंने कुछ समय तक वेट किया कि कोई जैसे जनता नीचे आएगी अपने सामर्थ्य के लिए या फिर सामान के लिए तो हम हमला कर देंगे। लेकिन चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसके अंदर वो भंडारण करके रखते थे अनाज वगैरह का। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने एक उसको राघव रतन सिंह के गुरु को भेजा कि आप उनके पास संदेश भेजो कि अलाउद्दीन खिलजी मिलना चाहते हैं, और वो अकेले आए, क्योंकि जनता को ना लगे कि हाँ हमारा राजा ही खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा तो जनता की क्या करेगा। और राघव रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मुझे आपकी रानी देखनी है। तो राघव चेतन ने कहा कि ठीक है। तो राघव रतन सिंह ने ये शर्त रखी कि आपको दिखाई जरूर जाएगी, लेकिन रानी खिड़की में खड़ी होगी और सामने वाली खिड़की में एक दर्पण लगाया जाएगा, और वो दर्पण की जो छाया है वो नीचे पानी में रखे हुए स्कोरे में पड़ेगी और आप रानी को देख सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा और अलाउद्दीन खिलजी हक्का बक्का रह गया। तो अलाउद्दीन खिलजी राघव रतन सिंह को उठा ले जाता है। इससे और जो पद्मिनी है उसने शर्त रखी थी कि वो दिल्ली आ जाएगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि राघव चेतन को मार दिया जाए और उसके पास उसकी गर्दन काट कर भेज दी जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राघव चेतन को मार दिया। पद्मिनी ने जौहर किया। जौहर का मतलब होता है वो अपनी सभी दासियों को लेकर आग में कूद गई थी। 1540 में पद्मावत शेरशाह सूरी ने के समय में लिखी गई थी। यह जानकारी हमें पद्मावत से ही मिलती है। वापस आते समय राघव रतन सिंह को और सैनिकों की हत्या कर दी गई। 1540 में पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 1308 से 11 तक दक्षिण भारत अभियान चला। मलिक काफूर को भेजा। 2 मिनट पूर्व यहाँ से धन संपत्ति लूट लाया और कोहिनूर हीरा लिया। जो तेलंगाना का राजा था रुद्र प्रताप, उसने कोहिनूर हीरा दे दिया। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। बीमार होने के कारण हुई थी। इनका बेटा था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने 1316 से 20 तक शासन किया। मुबारक शाह खिलजी वंश का आखिरी शासक था। इनके 2 सेनापति थे, खुसरो शाह और गाजी मलिक। मलिक काफूर को मुबारक शाह ने मार दिया और खुसरो शाह ने मुबारक शाह को मार दिया। गाजी मलिक ने खुसरो को मार दिया और गाजी मलिक गद्दी पर बैठ गया। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला। तुगलक वंश सबसे लंबा वंश था। इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, जो 1320 से 25 तक इन्होंने शासन किया। तुगलकाबाद शहर बसा इन्होंने। दिल्ली में एक दुर्ग बनवाया था, 56 कोट दुर्ग। सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण 2829 बार इन्हीं के समय में हुए थे। गयासुद्दीन तुगलक के समय में नहरें शुरू करवाई। ये याद रखना कि जो भारत में नहरें शुरू गयासुद्दीन तुगलक ने करवाई थी, लेकिन हरियाणा में नहरें शुरू फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। इनका बेटा था जुन्ना खां, और जुन्ना खां का जो गुरु था वो निजामुद्दीन औलिया था। 1325 में गयासुद्दीन बंगाल चला गया और निजामुद्दीन ने गयासुद्दीन को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि जो निजामुद्दीन है वो जुन्ना खां को भड़का देता है कि तुझे गद्दी पर बैठना है। और गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते,
तो गयासुद्दीन बंगाल गया हुआ था और निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। बंगाल से आते समय रास्ते में लकड़ी का महल बनवाया और 1326 में लकड़ी के महल गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की हत्या हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। 1325 से 1351 तक शासन किया। जुन्ना खां ने अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रखा था। मूर्ख शासक था, रक्त पिपासा भी कहा जाता है इसे। ये राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेके आया महाराष्ट्र में, क्योंकि इसे खतरा था। और इसने दोबारा दौलताबाद से दिल्ली कर दी राजधानी। इसने सोने और चांदी के जो सिक्के हैं उनको बंद करवा कर तांबा और जित्तल के सिक्के प्रचलित कर दिए। और बाद में ये तांबा और पीतल के जो थे ये घर में बनने शुरू हो गए और नकली बनने शुरू हो गए, इसलिए इसने ये दोबारा बंद कर दिए और सोने और चांदी के दोबारा चला दिए। कराचीन में इसने सेना भेजी। हिमाचल में ये जंगलों में गायब हो गई। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था ये। खुरासान में सेना भेजी। 1 वर्ष का वेतन एडवांस देकर असफल रही। दोआब में टैक्स बढ़ा दिया। दोआब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। वर्षा नहीं हुई। 1333 में इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और ये एक मेक्को था अफ्रीका से। रेला किताब लिखी थी इसने। भारत का पहला स्वतंत्र साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी। पहला स्वतंत्र साम्राज्य था। इसका संस्थापक था हरि और बुक्का। 1336 से 1665 तक शासन किया इसने। इसमें आए 4 वंश: संगम वंश, सुलुद वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश। और इनकी राजधानी हम्पी थी कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। इसमें से पीछे क्वेश्चन आया था कि कृष्णदेव राय इसमें प्रमुख थे। इनकी एक पुस्तक थी मुक्तामाल्यद। और 1391 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थट्टा में। और दीवान कोहिनूर कृषि मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक शासक करते हैं 1351 से 88 तक। राज्य अभिषेक इनका 2 जगह होता, थट्टा और दिल्ली में। इनका चचेरे भाई थे मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली सल्तनत का अकबर कार्यों को लेकर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के कार्य 2 भागों में बटे: आर्थिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। आर्थिक कार्य इन्होंने की आय करोड़ सिक्के, यानी आय पहली बार राष्ट्रीय आय इन्होंने दी थी। और कर जो टैक्स है वो 24 कर बंद कर दिए और सिर्फ 5 रखे। कौन कौन से? जकात, खैरात, जजिया, खुम्स और हकेशर। जकात कर एक मुस्लिम टैक्स है और खैरात कर भूमि पर लगने वाला कर है। जजिया कर गैर मुस्लिम कर जो ब्राह्मणों पर लगाया जाता है। खुम्स कर लूट के सामान पर लगाया जाने वाला टैक्स है। हक ए शर्म सिंचाई पर लगने वाला टैक्स है। सिक्के इन्होंने 2 प्रकार के थे, अद्दा और भीख। वह प्रशासनिक कार्य इन्होंने नगर बनवाए, भवन, विभाग और नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगर डटजा दिनाड़ा ने 300 नगर बसाए। इसमें से इम्पोर्टेंट है फिरोजपुर जो पंजाब में पड़ता है, फिरोजाबाद यूपी में पड़ता है, जौनपुर यूपी में पड़ता है, फतेहाबाद हरियाणा में पड़ता है, हिसार भी हरियाणा में पड़ता है। भवन निर्माण करवाया, रोजगार कार्यालय बनवाया, अस्पताल बनवाए, मरीज ब्यूरो बनवाया, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई, विभाग बनवाए। दीवान ए खैरात दान के लिए होता है, दीवान ए बगदान दास के लिए होता है। 1,80,000 गुलाम थे इसके। नहरें बनवाई, नहरों का विकास करवाया, हरियाणा में नहरों शुरू करवाई। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक 1388 से 1412 तक शासन किया इन्होंने। नसीरुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था। यह अंतिम शासक था। 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ, 1.5 लाख हिंदुओं की हत्या कर दी गई। 1399 में तैमूर वापस जाते समय वह अपने सैनिक को छोड़कर गए थे खिजर खां। और 1400
12 में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई। 1414 में खिजर खान ने नया वंश स्थापित किया, सैयद वंश। ये हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।